पिछले लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में देखा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कैपिलैरिटी को देखेंगे। तो देखिए कैपिलैरिटी, जैसे हमने जब सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि दो फोर्स होता है। एक होता है फोर्स ऑफ कोहेशन, एक कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ एडहेशन होता है। क्लियर, ये तो हम डिस्कस किया हुआ है। फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और एडहेशन क्या होता है कि लिक्विड और सॉलिड है तो दोनों के इंटरफेस पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एडहेशन हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट हम कैपिलैरिटी में भी यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, देन इसके बाद इसका क्या क्या कंडीशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर मैं कैपिलैरिटी का बात करूं तो देखिए कैपिलैरिटी है क्या। सपोज करिए ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें हमने कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। मान लीजिए अगर इस केस में ये वाटर है, यहाँ पे वाटर फिलअप है। क्लियर है। अब जैसे ही कंटेनर में एक स्मॉल जो ट्यूब है, इसको अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो हमें ये देखने को मिलता है, अगर ये ग्लास का ट्यूब है ना, ग्लास का ट्यूब है स्मॉल का डायमीटर का, जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूँगा तो मुझे ये देखने को मिलता है कि ये जो वाटर लेवल है ये इसका क्या है, जनरल लेवल ऑफ वाटर है। मतलब कि नॉर्मल जो कंटेनर में वाटर था कुछ यहाँ तक था, लेकिन जैसे ही मैं ग्लास ट्यूब को डिप किया, जो स्मॉल डायमीटर का ट्यूब है उसको डिप किया, तो मेरे को ये देखने को मिलता है कि यहाँ से एच हाइट तक ये जो है वाटर जो है वो इसमें ट्यूब में चढ़ जाता है या राइज हो जाता है। क्लियर है। अब ये क्यों राइज होता है वो तो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अभी बस ये देख लीजिए कि ये राइज हो जा रहा है। तो ये जो राइज हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी राइज। क्लियर है। अब दूसरा केस देख लीजिए कि अगर ये कंटेनर है, इसमें पारा जो कि Hg बोलता है, मरकरी बोलते हैं, वो मैं अगर रखा हुआ हूँ और ग्लास का सेम डायमीटर का ट्यूब को अगर मैं इस Hg में ड्रॉप करूंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि इस केस में क्या हो रहा था, वाटर जो है वो जनरल लेवल से ऊपर उठ जा रहा था, राइज हो जा रहा था। लेकिन Hg के केस में जब आप देखेंगे तो ये जो अगर जनरल लेवल है पहले जो Hg का कंटेनर में था उससे आप देखेंगे कि ग्लास ट्यूब में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ जो लेवल है वो नीचे दब गया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिलरी राइज। अब ये क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए कि अब ये कैपिलरी राइज का डेफिनेशन क्या है। तो हम अभी तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो क्या बोल रहा है कैपिलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज फिनोमिना ऑफ राइज एंड fall of liquid surface in small tube relative to the adjacent layer of liquid when the tube is held vertical in the liquid। डेफिनेशन समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है, फिनोमिना ऑफ, या तो राइज, ये राइज हो रहा है, या फिर क्या फॉल या डिप्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं। या तो ये जो लेवल है लिक्विड का या तो राइज हो जा रहा है स्मॉल ट्यूब में, या फिर ये क्या हो रहा है, डीप हो जा रहा है, फॉल हो जा रहा है। रिलेटिव टू किसका, जनरल लेवल ऑफ, ये है जनरल लिक्विड। मतलब कि अगर मैं ट्यूब को डीप नहीं किया था तो उस समय अगर मैं कंटेनर में वाटर लिया तो जो उसका लेवल था उससे वो या तो राइज हो जा रहा है या फिर क्या हो जा रहा है, उसके नीचे डीप हो जा रहा है, फॉल हो जा रहा है वो वाटर लेवल ट्यूब में। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी राइज या फॉल। अगर वो राइज हो रहा है मतलब जनरल लेवल से ऊपर उठ जा रहा है तो उसको कैपिलरी राइज बोल रहे हैं, और अगर वही जनरल लेवल से थोड़ा फॉल हो जा रहा है वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड का जो लेवल, तो उसको हम बोल रहे हैं कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये फिनोमिना जो है हमें ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा वेटिंग द सरफेस एंड नॉन वेटिंग द सरफेस, ये क्या होता है। क्लियर है। तो देखिए वेटिंग ऑफ सरफेस मतलब क्या हुआ कि जैसे आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर मैं ये एक सपोज करिए ये एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर में अगर पानी के ड्रॉपलेट अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो वो क्या होगा, देखोगे आप कि जो वाटर है वो उस ग्लास के ऊपर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। होता है कि नहीं, वो जो ड्रॉपलेट को जैसे ही डालोगे तो आप देखोगे वो स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
ये तब कंडीशन स्प्रेड हुआ जब फोर्स ऑफ एडहेशन इज मच मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, फोर्स ऑफ एडहेशन मतलब क्या, जैसे ही ग्लास के ऊपर में मैं वाटर को ड्रॉप करूंगा तो इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा है, मतलब कि जो ग्लास है और वाटर है उन दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स लग रहा है एज कंपेयर टू वाटर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है जिसको कि हम कोहेशन बोल रहे हैं। मतलब कि वाटर के जो दो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो कोहेशन फोर्स है वो कम है, जबकि ग्लास और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा होगा वो अपने तरफ खींचेगा। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो ग्लास के ऊपर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेटिंग ऑफ द सरफेस। मतलब क्या हो जाए, जब स्प्रेड हो जाएगा तो वो लिक्विड के कारण वो सरफेस, सॉलिड सरफेस क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, वेटिंग ऑफ द सरफेस कब होगा, जब फोर्स ऑफ एडहेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब कि दो पार्टिकल के बीच, सिमिलर पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, लेकिन दो डिसिमिलर पार्टिकल या सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अगर ज़्यादा होगा तो जिधर ज़्यादा होगा तो उनके बीच में ज़्यादा एफिनिटी आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि जब भी वेटिंग ऑफ द सरफेस आएगा तो देखिए इसको बोला जाता है थीटा को कांटेक्ट एंगल। थीटा को बोला जाता है, यहाँ लिख लीजिए कांटेक्ट एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ कोहेशन से तो ये जो कांटेक्ट एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 90 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेटिंग ऑफ द सरफेस, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल वाटर ग्लास। या एग्जाम में कैसे पूछ देगा, इफ़ देयर इज वाटर एंड ग्लास, तब कांटेक्ट, उनके बीच का कांटेक्ट एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा, याद रखिएगा। और वो कैसा कंडीशन होगा, वेटिंग ऑफ द सरफेस। और क्या कंडीशन होगा, कैपिलरी राइज का कंडीशन होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। हमने अभी देखा कि कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी या तो राइज, कैपिलरी मतलब क्या कि स्मॉल ट्यूब को अगर मैं एक जनरल लेवल में अगर डिप कर रहा हूँ स्मॉल ट्यूब को, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्री सरफेस हो रहा है कंटेनर में वाटर लिक्विड, उससे या तो वो लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ जा रहा है, राइज हो जा रहा है, या फिर फॉल हो जा रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी राइज बोल रहे हैं और कैपिलरी डिप्रेशन बोल रहे हैं। अब मैंने ये बोला कि कैपिलरी राइज कब होगा, कैपिलरी राइज तब होगा जब फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ कोहेशन से। फोर्स ऑफ एडहेशन पता है, मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा। और फोर्स ऑफ कोहेशन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ कोहेशन भी हमें पता है। तो याद रखिएगा कैपिलरी राइज कब होगा, जब फोर्स ऑफ एडहेशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ कोहेशन से, तब हमारा कैपिलरी राइज होगा। ये जो कैपिलरी राइज होगा, तो जब ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है वेटिंग ऑफ द सरफेस। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा होप कि अगर मैं ग्लास के ऊपर में वाटर को डालूंगा तो वाटर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। वो एक जगह बूंद के फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाएगा। वही अगर आप मरकरी को उसी ग्लास ट्यूब पे डालोगे तो वो इस तरीके से बूंद के फॉर्म में एक जगह पे बस ऐसे सिकुड़ा सा रहेगा। ठीक है, और वाटर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रेड हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि जो वाटर हो गया और ग्लास, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू वाटर के दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगा उधर ज़्यादा वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ग्लास जो है वाटर पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है। और स्प्रेड हो जाएगा तो उसको हम वेटिंग ऑफ द सरफेस बोल रहे हैं। और उस केस में हमारा जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, ये कॉन्टैक्ट एंगल एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन कर लेते हैं। बस याद रखिए कि देखिए ये लिक्विड है, तो लिक्विड का और सॉलिड का जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है, अगर उस पे हम टेंजेंट खींचें तो उसके जो टेंजेंट जो इतना एंगल बनाता है आपका सॉलिड वाले बाउंड्री से, सॉलिड ग्लास क्या है, ये सॉलिड है, तो ये जो फर्स्ट कांटेक्ट था उस पर मैंने ये टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट और सॉलिड के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, तो होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले कैपिलरी डिप्रेशन के ऊपर। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा,
अगर फोर्स ऑफ कोहेशन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ एडहेशन से, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। इसको कैसे समझते हैं, जैसे सपोज करिए दो सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, तो दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू दो डिसिमिलर मेटल। जैसे अब मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर मैं मरकरी को अगर मैं गिराऊंगा तो देखिए वाटर क्या हो रहा था, वाटर कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर और इसके बीच में ज़्यादा था, इसलिए ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मरकरी बोलूँ तो इसमें क्या हो रहा है, मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ऑफ कोहेशन मतलब क्या, मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, ग्लास और मरकरी के। इसके कारण क्या हो रहा है, वो फैल नहीं पा रहा है, वो अपने जगह में, मतलब कि सारे एक मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को खींच के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसीलिए हमने देखो इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वेटिंग ऑफ द सर्फेस। क्यों? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर सर्फेस को वेट नहीं कर पा रहा था। वाटर क्या हो रहा था, स्प्रेड हो जा रहा था। स्प्रेड हो रहा है मतलब कि जो ग्लास ट्यूब है उसको पूरी तरीके से वेट कर दिया, स्प्रेड हो गया, गीला कर दिया। लेकिन मरकरी क्या हो रहा है, एक बूंद के फॉर्म में जाके बस वहीं पे वो बैठा हुआ रहेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस। और नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस का कंडीशन कब अराइज होगा, जब फोर्स ऑफ कोहेशन इज मच मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेशन। यानी कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स रहेगा वो ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, वो फैल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो जब हम Hg को ग्लास के ऊपर ड्रॉप करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, नॉन वेटिंग ऑफ द कंडीशन मिलेगा। या ये भी बोल सकते हैं कि जब Hg भरा हुआ रहेगा किसी कंटेनर में और अगर मैं ग्लास ट्यूब के एक छोटा सा ट्यूब को मैं डिप करूँगा तो उसमें मेरे को डिप्रेशन दिखने को मिलेगा। फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल देखा था। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कैपिलरी राइज या बोल सकते हैं वेटिंग ऑफ द सरफेस के केस में थीटा की वैल्यू 90 से कम रहती है, 90 डिग्री से। इस केस में अब क्या होगा, देखिए हमने क्या बोला था, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल कैसे निकालते हैं, जो लिक्विड हो गया और जो सॉलिड हो गया, दोनों का जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होगा उससे हम टेंजेंट खींचेंगे। और सॉलिड यानी कि ये ग्लास जो है हमारा सॉलिड है और ये हमारा क्या है, Hg है, पारा है। तो अब हमें एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ सॉलिड और ये टेंजेंट के बीच में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो थीटा के वैल्यू हो रहा है वो 90 से ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा, कि जब फोर्स ऑफ एडहेशन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ कोहेशन से, उस कंडीशन में हमारा कैपिलरी राइज होगा। दूसरा चीज़ याद रखना होगा, वेटिंग ऑफ द सरफेस की कंडीशन वो होगी और उस समय कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा। दूसरा क्या होगा कि जब फोर्स ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ एडहेशन, उसमें हमारा कैपिलरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, उसको नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस बोलते हैं। और उस समय हमारा जो कॉन्टैक्ट एंगल जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। कैपिलरी राइज का एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, कि वाटर ग्लास का जब कांटेक्ट होगा तो हमें कैपिलरी राइज या वेटिंग ऑफ द सरफेस देखने को मिलेगा। वहीं जब पारा यानी Hg मरकरी और ग्लास का जब कांटेक्ट होगा तो उस समय हमें क्या, कैपिलरी डिप्रेशन या फिर नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डायग्राम को बना लीजिए। फिर आगे ये जो हाइट जो h है, ये h कितना होगा उसको हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, तो अभी हमने क्या देखा, कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन का क्या कंडीशन होता है, उसका क्या डेफिनेशन हुआ है, उसके बारे में देखा। फिर हमने अभी क्या बोला कि अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये राइज जो होता है, इसका ये जो हाइट h है, तो ये हाइट h का जो इसका वैल्यू कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहले हम राइज के लिए देखेंगे, यही सेम जो h जो राइज हुआ वही सेम फॉर्मूला यूज हमारा किसके लिए होगा, डिप्रेशन के लिए होगा। तो किसी भी एक को हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम एक ये सपोज करिए ये क्या है, हमारा वाटर है
और इस वाटर को हमने क्या किया हुआ है, एक कोई भी बड़ा सा कंटेनर है उसमें हम इसको वाटर को रखे हुए हैं। क्लियर है। अब हमने क्या किया कि इसमें एक ग्लास ट्यूब, एक जो स्मॉल डायमीटर का जो ग्लास ट्यूब है उसको हमने क्या किया, इस कंटेनर में डिप कर दिया। डिप करने से क्या हुआ, क्योंकि वाटर और ग्लास ट्यूब वेटिंग सरफेस में आएंगे। क्यों वेटिंग सरफेस में आएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेशन ग्रेटर देन होता है फोर्स ऑफ कोहेशन। किस में, फोर्स ऑफ कोहेशन, किस में, ग्लास और वाटर में, जिसके कारण क्या हो रहा था कंडीशन कि ये कैपिलरी हमें राइज देखने को मिल रहा था। तो ये एच हाइट तक वाटर का जो लेवल है, ये जो जनरल लेवल ऑफ वाटर है, वहां से ये एच हाइट वाटर जो है ट्यूब में राइज हो गया। तो ये राइज हो गया, तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या कंसिडर किया है, कंसीडर अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर डी, स्मॉल डायमीटर यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल डायमीटर ऑफ डी। ये ट्यूब जो ग्लास ट्यूब है इसका स्मॉल डायमीटर डी है, इज इंसर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड में ये जो कंटेनर वाटर रखे हुए थे इसमें हमने इंसर्ट कर दिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज, लिक्विड विल बी राइज इन द ट्यूब अबाउ द जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। ये जनरल लेवल ऑफ लिक्विड था, उससे ये क्या हो रहा है, हमारा जो लिक्विड है या वाटर है वो राइज हो गया। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट एच इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, वो तो आपको दिख रहा है, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये भी क्लियर है। सिग्मा क्या है, सरफेस, जो लिक्विड जो ये राइज हुआ है वो कितना सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने देखा है ना यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन के फॉर्म में मिलेगा सरफेस टेंशन, उसको हमने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है। क्लियर है। तो ये सिग्मा क्या हमारा आएगा, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। और थीटा भी हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्टेक्ट एंगल, या इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। किसके किसके बीच में है, ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में, और वो वैल्यू कितना है, ये है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे वो कोई पॉइंट रहेगा, उस पर हमने इसमें टेंजेंट खींचा, और ये हमारा क्या है, सॉलिड है, तो इनके बीच में ये जो एंगल हो गया ये हमारा ठीक क्या हो गया, थीटा। पिछला स्लाइड में आप देखिएगा हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से था, ये वाटर कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो रहा था। पहला पॉइंट के कॉन्टेक्ट क्या था, लिक्विड और ये सॉलिड के बीच में ये वाला पॉइंट था, इस पर हमने टेंजेंट खींचा और सॉलिड से हमने एंगल मेजर किया, वही यहाँ पे किए हैं। जो फर्स्ट होगा लिक्विड और ये क्या बोलना चाहिए, सॉलिड के बीच में ये पॉइंट, इस पे हमने टेंजेंट खींचा और ये सॉलिड के साथ हमने एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश किया है। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा, अब ये जो राइज हुआ है, तो ये राइज हुआ है मतलब क्या लगेगा, इसका ये जो राइज हुआ है इसमें इसका वेट होगा, वेट किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब ऑब्वियसली अगर ये राइज हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन राइज हुआ है और वो स्टेबल है, तो मतलब कहीं ना कहीं अपवर्ड डायरेक्शन में एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके वेट को नीचे गिरने नहीं दे रहा है, वो मेंटेन करके रख रहा है। वो क्या है, वो ये जो सरफेस टेंशन होता है, जो वाटर का सरफेस टेंशन है, वो उसको खींच के रख रहा है, और वेट क्या हो रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम आएगा, वो इक्विलिब्रियम के कारण क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक वो लोग मेंटेन रहेंगे। तो देखिए देखते हैं, तो ये जो हाइट, ये जो वाटर जो ट्यूब में राइज हुआ है, इसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, वेट क्या होता है, एम इंटू जी, मास इंटू जी। अब मास को भी हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी। रो क्या है यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, रो जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर का डेंसिटी है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर को कंसिडर किया है। तो रो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लेंगे, जितना ये भाई जितना वेट यहाँ पे राइज हुआ है उसी ने वॉल्यूम को हम लेंगे। इसको मैं रेड से डिनोट करता हूँ, ये इतना वॉल्यूम हम लेंगे, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना, ये इतना वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल। तो एल यहाँ पे क्या है, एच के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा।
ठीक है। ये तो ये हमारा टोटल वेट हो गया, यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये टोटल वेट ट्यूब में कितना फ्लूइड राइज हुआ है और उसका वेट कितना है, रो इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू h इंटू जी। अब हमने क्या बोला, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, अगर ये वाटर ट्यूब है सपोज करिए, तो सरफेस टेंशन इसके पेरीफेरी पे लगेगा, फ्री सरफेस पे, तो सिग्मा इंटू क्या पाई डी, क्योंकि इसके पेरीफेरी पे लगेगा। अब देखिए ये क्या है, सरफेस टेंशन एक एंगल पे बना रहा है, ये जो सिग्मा लग रहा है एक किसी एंगल पे लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस नहीं है, वो एक कॉन्केव है। तो कॉन्केव है मतलब एक एंगल पे उस पे ऐसे फोर्स लगेगा, लेकिन हमें लेना क्या है, क्योंकि ये वेट इसके डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने वाला जो कंपोनेंट होगा इसके इक्विवेलेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो मतलब सिग्मा इंटू पाई डी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस फोर्स, लेकिन इसका वर्टिकल हमें कंपोनेंट लेना है, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, तो उसी को वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी, ये टोटल सरफेस टेंशन, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये। अब हम क्या करेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए रो जी इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू एच शुड इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सारे पाई कट गया, एक डी कट गया, तो h को जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा, ये पाई कट गया था, डी कट गया था, तो एक डी बचा था, तो रो जी इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा कि कितना वाटर जो है वो इस ट्यूब में राइज हुआ है। और यही सेम एक्सप्रेशन किसके लिए भी हो जाएगा, जो डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन मतलब क्या, कि जब हम एक ट्यूब ले रहे हैं और यहाँ पे एक जनरल लेवल तक वाटर था, लेकिन जब मैंने ट्यूब को डिप किया तो कुछ यहाँ इसमें ये ट्यूब में जो एक्सप्रेशन जो डिप्रेशन हो जाएगा वाटर का, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन दिखा देते हैं, कुछ यहाँ पे मतलब इतना हाइट क्या हो जाएगा, उसका डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये हाइट का वैल्यू हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें हमें फिर डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा क्या है, जो भी लिक्विड लेंगे और वो ग्लास ट्यूब, उसमें क्या सरफेस टेंशन लग रहा है वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो वैल्यू दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, कॉन्टेक्ट एंगल भी दिया रहेगा। रो उस जो भी राइज या फॉल हो रहा है लिक्विड, उसकी डेंसिटी दी रहेगी। जी क्या है 9.81, डी क्या है डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये अगर हमें एक्सप्रेशन पता है तो हम निकाल सकते हैं कि कितना राइज हुआ और कितना फॉल हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये जो कैपिलरी में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, क्या कंडीशन होता है राइज होने का, कैपिलरी राइज, क्या कंडीशन होता है कैपिलरी डिप्रेशन का, कब हम उसको वेटिंग सरफेस बोलेंगे, कब नॉन वेटिंग सरफेस बोलेंगे। तो वो भी जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगा तो वेटिंग सरफेस होगा और उस समय कैपिलरी राइज होगा। जब थीटा के वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तब नॉन वेटिंग होगा और कैपिलरी डिप्रेशन होगा। फिर ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है तो उसका हाइट कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन हमने इस स्लाइड में देखा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में एक और बचा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी, उसको देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।